बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में एक नए सेगमेंट के साथ आते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड की कितनी अकसाम हैं, फिर अल्ट्रासाउंड और आपकी जितनी भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है उसमें कितनी तरक्की हो चुकी है, कितनी एडवांसमेंट आ चुकी है, दुनिया में जदीद तरीका इलाज क्या होता है और उसको डायग्नोज करने के जो टूल्स हैं हमारे पास वो आज के दौर के अंदर कितनी जिद्दत में हैं, और इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में और डेली हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपनी हेल्थ से मुतल्लिक़ कोई भी सवालो जवाब वो हमारे कमेंट्स में नेगेटिव पॉजिटिव जिस चीज़ की भी अपनी राय का इजहार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनकी राय का एहतराम करते हुए अपने एक्सपर्ट को अपने स्टूडियो में बुला के बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम चूँकि अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी के हवाले से होगा, फिर इसकी एडवांसमेंट के हवाले से होगा और दुनिया में होने वाली जितनी भी जिद्दत है उसके मुतल्लिक़ होगा। हमारे स्टूडियो में हमने जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, जो कि पूरी दुनिया में जितनी भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के हवाले से, अल्ट्रासाउंड के हवाले से, डायग्नोज टूल्स के हवाले से जितनी भी एडवांसमेंट है दुनिया में उसके ऊपर अपनी मजबूत गिरफ्त रखे हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद साहब। सर, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच। जब भी हमने आपसे टाइम लिया और आपने हमें भरपूर टाइम दिया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई भी गेस्ट हमारे स्टूडियो में आता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं हमारा जो गेस्ट है उसकी जो एजुकेशनल जर्नी है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या है और किस तरह उसने इस पर सफ़र किया। थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। मेरा नेम जो है दैट इज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फयाज। जैसे जिक्र किया डॉक्टर तनवीर ने कि आई एम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। मेरी बेसिक ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान से हैं, देन फ्रॉम सिंगापुर, देन फ्रॉम यूके। सिंगापुर से फेलोशिप है जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की है, जिसका भी जिक्र होने जा रहा है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है और जदीद तरीका इलाज डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या है। आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर ऑफ कैंसर केयर हॉस्पिटल। कैंसर केयर हॉस्पिटल आपको बड़ा अच्छा नॉलेज है, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल रिलेटेड टू कैंसर। वो इसलिए ज़्यादा मशहूर है कि हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ट्रीटमेंट देते हैं। मैं बोर्ड मेंबर हूँ कैंसर केयर हॉस्पिटल का। उसके अलावा डेफिनेटली डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इंटरवेंशन के। तो मेरी जो ट्रेनिंग है सिंगापुर में जदीद तरीका इलाज डिफरेंट सेगमेंट्स का, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट का मेन ट्रेनिंग सारी अमेरिका से है। फिर कोरिया, जापान और चाइना, ये वो रीजन है जहाँ बहुत सारी जिद्दत है टेक्नोलॉजी की और इन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं ट्रीटमेंट्स में, तो उसका इंशाल्लाह जिक्र होगा। सर जैसे कि हम जब बात करते हैं किसी सोनोलॉजिस्ट की, रेडियोलॉजिस्ट की, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट की, तो आम जो हमारी पब्लिक है वो यही समझती है कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ पेट का ही होता है, इसके अलावा कोई इसका अल्ट्रासाउंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम छोटे शहरों की बात करें, देहातों की बात करें, वहाँ पे अवेयरनेस कम है। अगर बड़े शहरों की भी बात करें तो क्वैकरी बहुत ज़्यादा है कि एक ही बंदा जिसको बाकी टूल्स का नहीं भी पता वो भी उसी पे ही चला रहा होता है। तो टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जो आज के लिए हम अपने व्यूअर्स को बता सकें वो क्या है? अच्छा, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। अल्ट्रासाउंड बेसिकली हेड टू टो है। पहले तो जानना है कि अल्ट्रासाउंड सर से पाँव तक हम डायग्नोसिस भी करते हैं और अल्ट्रासाउंड गाइडेड बहुत सारे प्रोसीजर्स भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड की मशीन की भी कॉस्ट इसी तरह है। जो छोटी मशीन है, जो ग्रे स्केल है, वो चीपर है और बहुत महंगी मशीन है जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, या कह लें कि करोड़ों में भी होती हैं। अल्ट्रासाउंड ग्रे स्केल एक सिंपल है जिसमें जैसे पेट का और किडनीज़ का देखा जाता है। उसके बाद डॉपलर है। डॉपलर अब तकरीबन हर जगह अवेलेबल है और ये डेफिनेटली ये ख्याल रखना है कि क्वालिफाइड पर्सन सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट हो जो आपको तशखीस कर रहा है अल्ट्रासाउंड पे। डॉपलर जो है खून की नालियों को देखता है। उसके बाद 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड है। तो आजकल एलास्टोग्राफी एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है अल्ट्रासाउंड का, जिसमें हम बहुत सारी कैंसर की चीज़ें और बहुत और सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें MSK में भी है और ब्रेस्ट में भी है। तो वो अल्ट्रासाउंड आपको अच्छी वैल्यूएशन देता है बायोप्सी के अलावा कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता।
इट मीन्स कि अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है, और हम अल्ट्रासाउंड हेड टू टो करते हैं, हर चीज़ का होता है, और अच्छे सेंटर में डेफिनेटली अच्छा डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जैसे कि हम ये देखते हैं कि आम जगह पे ऊपर अगर हम गायनी की बात करें या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो वहाँ पे एक छोटी मशीन्स होती हैं जिसमें सिर्फ गायनी में ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो डॉपलर जो है वो इसमें गायनी में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है? डेफिनेटली डॉपलर देखें, डॉपलर आजकल हम तो कहते हैं पार्ट एंड पार्सल, मीन के डॉपलर के बगैर गुजारा नहीं है। डॉपलर इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसमें गायनी में जैसे आपने क्वेश्चन किया, उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए, वो यूट्रस को एवेल्युएट करना, एडनेक्सी, अगर सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, और अगर खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, इसमें डॉक्टर का बहुत रोल है। इट मींस के बेशक छोटा क्लिनिक हो, गायनी का क्लिनिक हो या रेडियोलॉजिस्ट का बिगर सेंटर, तो मशीन अच्छी होनी चाहिए और डॉपलर होना चाहिए। डॉपलर ये नहीं है कि आप पहले देखते हैं ग्रे स्केल में और फिर कहते हैं डॉपलर पे एवेल्युएट किया जाए। अच्छी तशखीस के लिए, अच्छे डायग्नोसिस के लिए आपको डॉपलर की ज़रूरत पड़ती है, और गायनी में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं कि अक्सर जगह पे अल्ट्रासाउंड होता है, सिंपल अल्ट्रासाउंड सा TVS लिखा होता है। TVS और दूसरे आम अल्ट्रासाउंड में हम डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकेंगे, लोगों को फ़र्क कैसे समझाएंगे? अच्छा, अल्ट्रासाउंड में डिफरेंट प्रोब्स होती हैं। जैसे कॉन्वेक्स है, वो पेट का और प्रेगनेंसी के लिए होता है। इसी तरह लीनियर एक प्रोब है जिसमें हम लोग डिफरेंट जॉइंट्स को और टेंडन्स को देखते हैं। इसी तरह TVS जो है वो एंडोकैविटी प्रोब कहलाता है। ये एंडोकैविटी प्रोब है जिसमें यही पेल्विस, फीमेल पेल्विस की एवेल्यूएशन ज़्यादा अच्छी होती है। इट मीन्स कि ये अच्छी मशीन में एक TVS ऑप्शन होती है। जहाँ भी TVS लिखा जाता है, इट मीन्स कि वो एक अच्छा सेंटर है, मशीन अच्छी है कि आपको अच्छी एवेल्यूएशन दे देंगे। ये एंडोकैविटी प्रोब है। ये TVS मीन ट्रांसवेजाइनल और ट्रांसरेक्टल। ये प्रोस्टेट को देखने के लिए ट्रांसरेक्टल प्रोब वही यूज़ किया जाता है, और बच्चादानी और अंडादानी को देखने के लिए, और इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए हम ये एंडोकैविटी प्रोब या TVS प्रोब यूज़ करते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, उसमें हमने देखा है कि सम टाइम लोगों के जो पिनल एरियाज़ होता है वहाँ पे कोई स्वेलिंग हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ें भी आसानी से देखी जा सकती हैं? डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड एक अच्छा बेसिक प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल है। इससे आप फीमेल की भी इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ देखते हैं, जैसे फाइब्राइड है, एंडोमेट्रियोसिस है और मैनी अदर्स। इसी तरह मेल का भी देखते हैं जिसमें वेरिकोसील्स है और हाइड्रोसील्स हैं, और जैसे इन्होंने जिक्र किया कि बॉडी पार्ट्स स्क्रोटम का और पीनस का, वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल होता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी होता है। ये अल्ट्रासाउंड और प्लस डॉपलर, इससे हम बहुत सारी चीज़ों का डायग्नोसिस करते हैं, वो जो कि इवन कॉज करती है इनफर्टिलिटी, और उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक हो गया सर। सर, जैसे आपने बात वेरिकोजल वेन की अक्सर हम देखते हैं पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, उनकी लेग जो है वो सम टाइम तो अंडर नी जॉइंट या इससे ऊपर वाला हिस्सा भी, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो लोगों की वो वेन्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, नीली होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको देखने के लिए जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें क्या चीज़ प्रॉपर देखी जाती है? ब्लॉकेज देखते अच्छा, हैं? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। वेरिकोज वेन्स जो है ये बड़ा कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन बीमारी है। प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन नियरली मोर देन 70-80% फीमेल्स में होती है। वेरिकोज वेन्स क्या हैं? ये टांगों की नालियों को फूल जाना, फिर ब्लड फ्लो जो है ऑपोजिट हो जाता है। सर, ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर जाना है तो ऑपोजिट हो जाता है। अब अल्ट्रासाउंड और डॉपलर, इसमें डॉपलर इज़ मोर इफेक्टिव। डॉपलर से हम इसको डायग्नोज करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं। अच्छा, इसका जो अगला स्टेप है कि इसको ट्रीट जो है जदीद तरीके इलाज से कैसे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड, इसमें हम लोग 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। RFA जो आपको जानना चाहिए, RFA इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, उसके बाद माइक्रोवेव एब्लेशन, और EVLT। EVLT सबसे लेटेस्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह आई इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। इसका पहले केसेस सारे पाकिस्तान में मैंने किए हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसका ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि नालियाँ अदरवाइज़ फूलती जाएंगी, किसी मेडिसिन से ये ख़त्म नहीं हो सकती, और अल्टीमेटली अल्सर्स और ज़ख़म बड़े बड़े बन जाएंगे जिनका इलाज किसी भी दवाई से नहीं है कि अनटिल हम उनकी वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करें। तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा लेटेस्ट अवेलेबल है, अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट बगैर बेहोशी के, बगैर किसी कट के, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम उसमें लेज़र डालते हैं या एजेंट डालते हैं, स्क्लेरोजिंग एजेंट, और इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है।
अच्छा सर, ये जो ट्रीटमेंट आपने बताया वेरिकोजल वेन का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, इसका बेसिकली ये डे केयर प्रोसीजर्स होता है, इसमें पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, या क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम कंपेयर करते हैं विद सर्जरी, उसमें कुछ बेहोशी दी जाती है और मल्टीपल कट्स होते हैं और कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं और दोबारा होने के चांसेस होते हैं। हमारे इस प्रोसीजर में ये टोटल डे केयर है। मैक्सिमम प्रोसीजर टाइम इज़ 15 to 20 मिनट्स और पेशेंट ने हमारे पास 1 घंटा रहना है। 1 घंटे बाद पेशेंट को फ्री कर देते हैं। इसमें ना तो बेहोशी है ना कोई कट है। इसमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमने लेज़र ट्रीटमेंट किया या स्क्लेरोजिंग एजेंट डाला और पेशेंट ने हाफ एन आवर आफ्टर प्रोसीजर रिकवरी में रहना है और पेशेंट इज़ फ्री। और रिजल्ट्स आर वेरी गुड। रिजल्ट्स आर नियरली मोर देन 95%। सर्जरी में इतनी परसेंटेज नहीं होती। इट मीन्स कि ये जदीद तरीका इलाज है और कंपैरिजन के लिहाज से बहुत बेहतर है, कॉम्प्लिकेशंस कम हैं और रिजल्ट्स आर मच बेटर। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स के अंदर वेरिकोजल वेन जो है ना डिफाइन नहीं होती, लेकिन पेशेंट स्टिल कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरे नी जॉइंट के नीचे जो है ना वो गुच्छा बन जाता है वेन्स का। तो क्या ये भी वेरिकोजल वेन की तरह ही ट्रीट होता है? अच्छा, इसमें जो है एक तो वेरिकोज वेन्स हैं जो पूरी लेग में होती हैं, जो आपने जिक्र किया। इसमें कुछ स्पाइडर्स और वीनस मैलफॉर्मेशन होती हैं सर। इनका हम लेज़र नहीं करते, इनका आरएफए नहीं करते, इनका हम एक्चुअली एम्बुलाइजेशन या स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। मेनली इज द स्क्लेरोथेरेपी। प्रोसीजर इज़ द सेम कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं। उसमें वो गुच्छा जो बना होता है, जो वेन्स का गुच्छा होता है, बगैर ऑपरेशन के वो बेहतरीन ट्रीट होता है विद इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर कोई वेरिकोजल वेन या इस तरह के गुच्छे को नेग्लेक्ट करता है कोई पेशेंट, तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट उसमें क्या देखेंगे वेन्स एबनॉर्मल हो जाती हैं। इन एबनॉर्मल वेन्स में ब्लड पूलिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ स्किन का इशू और ज़ख़म बनने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये तो हर बीमारी का है कि अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर नियरली टू 100%, कि हम जितना अर्ली इलाज करेंगे उतना बेटर है। इसमें वेरिकोज वेन्स या ये स्पाइडर्स या वीनस मैलफॉर्मेशन बनती हैं, अगर इनको निगलेक्ट करेंगे, डिले करेंगे, तो एक तो आपका वेन का जो ब्लड फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा लेग में स्वेलिंग हो सकती है, तीसरा कलर चेंज हो जाता है और फोर्थ इज ज़ख़म बनते हैं। ज़ख़म ठीक नहीं हो सकते जब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि जब भी आपको ऐसी कोई बीमारी हो तो एज सुन एज पॉसिबल मशवरा करके उसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे, तो जब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी भी आगे कोई टाइप्स हैं फर्दर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमें क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक समथिंग न्यू इन पाकिस्तान और बाहर तो ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, जैसे अमेरिका और यूरोप में है। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस करता है। आई एम ऑल्सो रेडियोलॉजिस्ट, जो सीटी पे, एमआर पे, अल्ट्रासाउंड पे, एक्सरे पे एक तशखीस की जाती है किसी भी बीमारी की। उसका नेक्स्ट स्टेप है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। इन्हीं मशीनों के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, सीटी के ज़रिए, फ्लोरो के ज़रिए हम इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं और ये लेटेस्ट फील्ड है। इसमें अगर आप जिक्र करें तो अब तकरीबन हेड टू टो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो टोटल शिफ्ट हो गई हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी पे। और इसमें एक और चीज़ है जो थोड़ी देर तक मैं जिक्र करूंगा, दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेसिफिक फॉर पाकिस्तान, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। उसका मैं जिक्र थोड़ा सा लेट करूंगा। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी जो है, इसका ट्रीटमेंट ये इन मशीनों के ज़रिए हम ट्रीट करते हैं और दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट जदीद तरीका इलाज है। इसमें जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारी बीमारियों में बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, कोई कट नहीं होता और ट्रीटमेंट किया जाता है और डे केयर प्रोसीजर्स हैं। अच्छा सर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की बेसिकली जो डोमेन है, इसके अंदर अगर हम कैंसर की बात करें तो एक आम आदमी को ये कैसे समझ आए कि कैंसर की टाइप्स कौन कौन सी हैं जिसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डील करती है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसी का मैं जिक्र करना चाह रहा था अभी कि IO क्या है। सर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को हम IR कहते हैं, इसको IO कहते हैं, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। सर, अभी तक आप देखेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? दवाइयों से, जिसको कीमो कहते हैं, सर्जरी से अगर वो निकाल सकें आप, रेडिएशन से अगर उसको वहीं पे किल कर सकें। सर, अब दुनिया का जदीद, इनोवेटिव और सबसे लेटेस्ट जो फील्ड है वो है IO, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। इसमें कैंसर डायग्नोज किया जाता है, डेफिनेटली वो हमारा फील्ड ही करता है, CT या MR के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए।
फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो आईओ के ज़रिए, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। इसका मैं आपको जिक्र करूं कि ये तीनों फील्ड जो पहले मैंने जिक्र किए हैं वो इसमें शामिल हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन देनी है तो ऑन्कोलॉजी वाले मेडिसिन देते हैं, पूरी बॉडी को कीमो देते हैं। सर इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी आईओ वाले सिर्फ टारगेटेड मेडिसिन देते हैं, सिर्फ उस ऑर्गन को और उस बीमारी को। सर और इसी तरह अगर सर्जरी का करें तो हम एब्लेशंस, माइक्रोवेव एब्लेशंस और जो डिफरेंट एब्लेशंस हैं, क्रायो एब्लेशंस, वो हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उसी एरिया में। सर और अगर आप जिक्र करें रेडिएशन का तो हम लोग टारगेटेड रेडिएशन देते हैं थ्रू कैथ लैब, एंड वो उस एरिया को, उस ट्यूमर को टारगेटेड रेडिएशन दी जाती है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ द मोस्ट इनोवेटिव, मोस्ट लेटेस्ट फील्ड, और इसको कहते हैं इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। ये कैंसर डायग्नोज भी हम डिफरेंट किस्म का कर रहे होते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, आजकल हम बीपीएच का जिक्र सुनते हैं, अक्सर लोगों को प्रोस्टेट के इश्यूज होते हैं। क्या प्रोस्टेट की जो पेशेंट होता है प्रोस्टेट वाला, वो भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से उसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकती है या उसकी सर्जिकली ऑप्शन है? ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए दिस इज़ अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। देखें, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या अनलार्ज प्रोस्टेट या गदूद का बढ़ना, ये इसको मर्दाना गदूद का बढ़ना, ये इसको बीपीएच कहा जाता है। और ये हर पेशेंट जो सफ़र करता है आफ्टर 60 और आफ्टर 70 और 80, तो इसका लेटेस्ट ट्रीटमेंट बिल्कुल है, जैसे मैंने जिक्र किया, हेड टू टो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में जदीद तरीका इलाज है। तो अनलार्ज प्रोस्टेट या बढ़े हुए गदूद का तरीका इलाज PAE कहलाता है, प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसके बहुत फ़ायदे हैं सर्जरी के लिहाज से, इसके बहुत फ़ायदे हैं मेडिसिन के लिहाज से। मेडिसिन पेशेंट लेता है पूरी उम्र के लिए, और तकरीबन 20-25% पेशेंट मेडिसिन से बेहतर होता है। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेशेंट 2-3 हफ्ते लेता है उसकी रिकवरी में, बल्कि इससे भी ज़्यादा। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक डे केयर प्रोसीजर है, 3 से 4 घंटे में पेशेंट को फ्री कर देते हैं। एंजियोग्राफी मशीन पे हम प्रोसीजर करते हैं, और इसमें कोई बेहोशी नहीं है, कोई कट नहीं है, और कॉम्प्लिकेशंस तकरीबन ना होने के बराबर है। थोड़ा सा कॉस्टली है और पेशेंट का रिलीफ बहुत ज़्यादा है, और रिजल्ट्स आर बेटर। रिजल्ट्स मेडिसिन से बेटर हैं, रिजल्ट सर्जरी से बेटर हैं। इट मीन्स कि ये जदीद तरीका इलाज है जिसको अमेरिका टोटल ऑप्ट कर चुका हुआ है, और पूरा यूरोप यही इसी पे शिफ्ट हो चुका हुआ है, और पाकिस्तान में हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट वे, और पेशेंट की जो केयर है, टेक केयर है, इसमें बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू सर्जरी। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम जॉइंट्स की अगर बात करें, आजकल हमारे मुल्क में पट्ठों, जोड़ों, मसल्स की दर्द की बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। आप लोगों के जैसे माइंड में मैंने बताया कि वो पेट से रेलिवेंट, ऑर्गन से रेलिवेंट वो समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता है, तो क्या जॉइंट, मसल और नर्व के भी अल्ट्रासाउंड होते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी मैंने थोड़ा सा पहले जिक्र किया कि अल्ट्रासाउंड आजकल हम हेड टू टो हर ऑर्गन का और हर चीज़ का कर रहे हैं। इसमें जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड इवन बेटर देन CT एंड MR है। उसमें टेंडन्स और बरसा और सारी चीज़ों को देखा जाता है, और जॉइंट्स का अल्ट्रासाउंड भी होता है, और जॉइंट्स का ट्रीटमेंट भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किया जाता है। ठीक। जो भी इंजेक्ट करना है, जो इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट है, वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही नीडल डाली जाती है ताकि उसकी एक्यूरेसी हो। अगर हम ब्लाइंड डालते हैं बगैर अल्ट्रासाउंड के तो उसकी एक्यूरेसी नहीं हो सकती। इट मीन्स कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ इन चीज़ों में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ डायग्नोसिस के अलावा उसका ट्रीटमेंट भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किया जाता है। ठीक हो गया सर। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर फयाज साहब से मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि आज के हेल्थ स्पेशल शो के अंदर हम बिल्कुल एक यूनिक इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू हमारी जो हमारे हीरो हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के और हमारे अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर साहब की एक बात मैं बताना ये भूल गया था कि हमारे जितने भी GPs होते हैं, या फैमिली फिजिशियंस हैं, या HOs हैं, या हमारे PGR हैं, AP हैं, वो जितने भी मेडिकल से एडवांसमेंट की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो सर उनको सिखाने में सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। हमारी जितनी भी CME प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट जगह पे, तो सर लोगों के नॉलेज को अपडेट करने के लिए भी हर तरफ से सर कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल तरीके से जिस तरह की गैदरिंग हो उसी तरह का एक लेक्चर डिलीवर करके उन लोगों को वेल ट्रेंड किया जाए ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे जॉइंट के ऊपर, तो आजकल ये होता है कि मेरे जोड़ में टीका लगना है,
लोगों के वो कहते हैं कि शोल्डर फ्रोजन हो गया, कंधा जाम हो गया, जोड़ काम नहीं कर रहा, तो अब वो टीका लगाने के लिए या तो किसी, आजकल तो फिजियोथेरेपी वाले भी लगा रहे हैं, कोएक्स भी लगा रहे हैं, छोटे मोटे क्लिनिक्स पे भी लग रहे हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपको कोशिश करनी है कि क्वालिफाइड पर्सन उससे डिस्कस करें। लेकिन दिस इज़ गुड क्वेश्चन कि इंजेक्शंस का लोगों को खौफ भी है, मिथ भी है, और लोगों को नॉलेज भी नहीं है कि इंजेक्शन क्या लगेगा। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत जिद्दत आ चुकी हुई है दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहते हैं। सर इंजेक्शन देखिए, अभी मैंने जिक्र किया कि ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होना चाहिए। पहली बात कि गाइडेंस पे एक्यूरेसी है। बगैर अल्ट्रासाउंड के आपको नहीं अंदाज़ा कि शोल्डर जॉइंट के अंदर जा रहे हैं या नी जॉइंट के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक लोग खौफ पाया जाता है कि स्टीरॉयड लगा देंगे। सर देखिए, स्टीरॉयड एक बहुत अरसे से चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं। स्टीरॉयड की बड़ी छोटी मिकदार उसमें होती है जिसको कॉकटेल हम कहते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी हुई है। जो स्टीरॉयड नहीं लगाना चाहते, या हम बहुत सारे केसेस में स्टीरॉयड लगाते भी नहीं हैं, तो उसमें पीआरपी, ओजोनाइड पीआरपी, ओजोन और स्टेम सेल्स, ये बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं। और ये बीमारी के लिहाज से है कि जॉइंट का कौन सा मसला या कौन से जॉइंट का इशू है, उसको हम पहले डायग्नोज करते हैं। जैसे फ्रोज़न शोल्डर का जिक्र किया, तो फ्रोज़न शोल्डर में हम हाइड्रोडाइसेक्शन एंड पीआरपी या ओजोन डालते हैं। उसके रिजल्ट्स आर नियरली वेरी गुड, नियरली टू 100% एंड वेरी गुड रिजल्ट्स, जो कि बड़ा लॉन्ग टर्म चलते हैं। ये बार बार आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ता, और ये कई साल ये ट्रीटमेंट चलता है। तो इट मीन्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे ओजोन पीआरपी या ओजोनाइड पीआरपी या स्टेम सेल्स, इन ट्रीटमेंट से बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्टीरॉयड की छोटी मिकदार लगाई जा सकती है, मगर वो कोशिश करें कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो, क्वालिफाइड पर्सनस हों, ताकि आपके जॉइंट में और कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएं। ठीक सर, जैसे ये सर कंधे की तो हमने बात कर ली, अगर हम नी जॉइंट की बात करें, या समटाइम ऐसे लोग जिनकी हील के अंदर पेन होता है, उनकी एडी की हड्डी बढ़ जाती है, तो इसके अंदर भी इसका कोई रोल है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, और हम बहुत ये पेशेंट्स देख रहे हैं और कर रहे हैं। अगेन ये डिपेंड्स करता है कि पहले हम डायग्नोज करते हैं, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी मोडालिटीज़ में हम डायग्नोसिस करते हैं। सर अच्छा, डायग्नोसिस के बाद फिर देखा जाता है कि वो इशू क्या है, फिर डिसाइड होता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सर नी जॉइंट का, और ये टेंडन कहलाता है हील के साथ, या प्लांटर फेशियाइटिस, इन सारों का ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में मौजूद है। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या है कि इंजेक्शन तो नो डाउट लगना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं हैं, और ये इमीडिएट रिलीफ है। आप दवाइयाँ खाएंगे, हो सकता है 6 महीने रिलीफ ना हो, तो ये इमीडिएट रिलीफ है, उसी दिन रिलीफ हो जाता है। और समटाइम्स 1-2 सेशंस करने पड़ते हैं, और ये रिलीफ लॉन्ग टर्म है। ये जो इलाज है ये कई सालों के लिए होता है, ये 2-4 दिन के लिए नहीं होता। इट मीन्स कि ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहलाता है। सर अच्छा सर, एक बात, जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे, तो उसमें हम आजकल देखते हैं पीसीओएस, पीसीओडी की बेशुमार पेशेंट है, फिर उसके जो ना सिस्ट भी बन जाती हैं, फेब्रॉइड का भी अगर हम जिक्र करें, तो इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का क्या रोल है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अवेयरनेस चाहिए, नॉलेज होना चाहिए पब्लिक को। इसमें देखें, इनफर्टिलिटी की कॉजेज़ डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है कि फाइब्राइड्स होते हैं, सिस्ट या एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, समटाइम्स एग नहीं बनते, वो इनफर्टिलिटी की कॉज है, और ट्यूब बंद हो जाती है, वो इनफर्टिलिटी की कॉज है। अच्छा, हम जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि डायग्नोसिस फर्स्ट, पहले हम डायग्नोज करते हैं, पहले देखते हैं कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, और इंटरवेंशन में आईआर में इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे अगर आप जिक्र करें फाइब्राइड्स का, तो हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बगैर ऑपरेशन के करते हैं, किसी भी एज में हो सकता है, और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उससे अगला स्टेप एक लेज़र ट्रीटमेंट है, माइक्रोवेव एब्लेशन, वो उसके रिजल्ट्स 100% हैं, और फर्टिलिटी इंटैक्ट होती है। और अगर आप जिक्र करें सिस्ट का, तो देखें यंग एज में भी सिस्ट बनती हैं, और उसको सर्जरी, हर पेशेंट यंग एज में डेफिनेटली खौफ खाता है कि बेहोशी होनी है और निशान पड़ जाएगा, कॉस्मेटिक इश्यूज़। तो हम सिंपल नीडल के ज़रिए सिस्ट को और एंडोमेट्रियोसिस को जदीद आईआर तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, और 100% ट्रीटमेंट्स हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और उसमें कोई सर्जरी, कोई कट, कुछ नहीं है। तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं।
अब जो ओवरी का आपने जिक्र किया, सर। ओवरी के लिए देखें एग फॉर्मेशन नहीं हो रही तो हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। सर। रीजनरेटिव मेडिसिन से आप सेल्स डालते हैं ओवरीज में और वो एग फॉर्मेशन होती है और नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो सकती है और इनफर्टिलिटी ख़त्म हो सकती है। तो ये IR के बहुत सारे जदीद तरीके इलाज हैं जो हम पाकिस्तान में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हुए हैं और अवेयरनेस के लिए डेफिनेटली डिस्कशंस होती रहती हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कैंसर केयर हॉस्पिटल की, तो कैंसर केयर हॉस्पिटल में हमने ये देखा है कि क्योंकि मैंने खुद विजिट भी किया है, हमने उसकी सारी बाकी सारे चीज़ों को भी देखा है, वहाँ पेशेंट से बात भी की, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हमने देखा वहाँ पे बड़ी एडवांसमेंट है और ट्रीटमेंट भी बड़ा एडवांस होता है। जैसे आप IO का जिक्र करना चाह रहे थे, तो ये बेसिकली क्या है? देखेंगे, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। एक तो कैंसर केयर हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी करा दिया है। मेरे लिहाज से दैट इज़ नाउ द बिगेस्ट कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल इन पाकिस्तान और हम लोग वहाँ बिग नंबर ऑफ पेशेंट्स डेली देखते हैं। उसका जदीद तरीका इलाज या जिद्दत क्या है, दैट इज़ IO को हम अब कैंसर ट्रीटमेंट का एक मेन पिलर कहते हैं, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। अभी मैंने जिक्र किया कि इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी जो है वो लेटेस्ट है, उसमें कीमो देनी है तो IO वाले डॉक्टर्स, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, वो टारगेटेड कीमो देते हैं जो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता और ट्यूमर डेड हो जाता है। इसी तरह हम एब्लेशंस, RFA, माइक्रोवेव या क्रायो करते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ ऑल्टरनेटिव ऑफ सर्जरी। इट मीन्स कि IO जो है, इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी, एक मेन पिलर है कैंसर के ट्रीटमेंट का। और अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर केयर हॉस्पिटल में हम ये सारे जदीद इक्विपमेंट ले चुके हुए हैं और हम इन जदीद तरीके इलाज से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट इन प्रोसेस हैं, जैसे क्रायोब्लेशन इज़ इन प्रोसेस, IR इज़ इन प्रोसेस। तो इसमें पेशेंट को फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है इस सेंस में कि बेहोशी नहीं हुई, सर्जरी नहीं हुई, कीमो देने से पूरी बॉडी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ये जदीद तरीका इलाज है जो दुनिया टोटल इस पर शिफ्ट हो चुकी हुई है कि इंटरवेंशन ऑन्कोलॉजी में एक तो जिद्दत है, इनोवेशंस हैं, दूसरा पेशेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, थर्ड नंबर इज़ रिजल्ट्स आर मच बेटर देन प्रीवियस थिंग्स। तो इसलिए दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर नाउ। सर अच्छा सर, हम ये बात करते हैं जैसे लिवर की अगर बात करें, आजकल तो हेपेटाइटिस का सीज़न होता है, लोगों को हेपेटाइटिस A, B, C, D, E डिफरेंट कैटेगरी में होता है। अगर हम बात करें फैटी लिवर की या लिवर की बाकी अकसाम की, तो हम लिवर इलास्टोग्राफी की अगर बात करें तो क्या पाकिस्तान में वो हो रही? बिल्कुल, ये लिवर जो इलास्टोग्राफी है ये अब क्वाइट कॉमन है, बहुत सारे सेंटर्स कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें आप एवेल्यूएशन कर सकते हैं फैटी लिवर की, नंबर 1। नंबर 2, हेपेटाइटिस हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको फॉलोअप पे देख सकते हैं। तो लिवर इलास्टोग्राफी इज़ क्वाइट इफेक्टिव क्लिनिकली। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप इसको रिस्पांस देख सकते हैं मेडिसिन का कि सिरोसिस के लिए या फैटी लिवर के लिए मेडिसिन का क्या रिस्पांस है, और ये बिल्कुल अवेलेबल है। मल्टीपल सेंटर्स आर डूइंग, वी आर डूइंग रेगुलरली। और इसमें यही इलास्टोग्राफी ब्रेस्ट में बहुत इफेक्टिव है। ब्रेस्ट में हम बहुत अरसे से कर रहे हैं सर कि ब्रेस्ट में जो ट्यूमर बनता है या नोड्यूल या रसौली बनती है उसको हम इलास्टोग्राफी के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं ये कैंसर की है या कैंसर की नहीं है। इट मीन्स कि अगर इलास्टोग्राफी बता दे कि कैंसर की नहीं है तो किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलोअप इज़ रिक्वायर्ड। तो इसलिए इलास्टोग्राफी बहुत इफेक्टिव है मल्टीपल एरियाज़ में। ठीक होगा सर। अच्छा सर, ओजोन थेरेपी का आपने जिक्र किया, तो बेसिकली लोग जब नई नई सुनते थे तो वो कहते थे ये कोई गैस है जो लगाते हैं इंजेक्ट की फॉर्म में, इस तरह। तो ओजोन थेरेपी बेसिकली क्या है? अच्छा, ओजोन इज़ ए गुड टेक्नोलॉजी। इसको अमेरिका तो नहीं एक्सेप्ट करता बट यूरोप में ये बहुत पॉपुलर है। ये डेफिनेटली ऑक्सीजन से गैस ही बनती है, O2 से O3, और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जो सबसे अच्छी बात है कि बॉडी में बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसके वहीं यूज़ करते हैं जहाँ अफेक्ट्स हों। तो ओजोन जॉइंट्स में और स्पाइन में क्वाइट इफेक्टिव, मगर इसमें हम लोग कुछ और जदीद तरीका इलाज शामिल हो गया है। ओजोन को हम ओजोनाइड PRP या ओजोन और स्टेम सेल्स रीजनरेटिव मेडिसिन को मिला के यूज़ करते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके रिजल्ट्स जॉइंट में, स्पाइन में और बॉडी के बहुत सारे और पार्ट्स हैं, जिसमें जैसे डायबिटिक फुट में ज़ख़म बन जाते हैं, उसमें ओजोन से जो रीजनरेशन होती है, ज़ख़म का भरना होता है, वो दिनों में होता है बगैर मेडिसिन के, सिर्फ ओजोन उसको भरती है। और उसको हम यूज़ करते हैं, सेल्स जो हैं रीजनरेटिव सेल्स और ओजोन को मिला के यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में और वेरी इफेक्टिव।
अच्छा सर, जैसे आपने बात की डायबिटिक फुट की, अगर या हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें, इम्पोर्टेशन लोगों को करवानी पड़ जाती हैं, टांगें कटानी पड़ जाती हैं, तो जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी होती है वो इसको हेल्प आउट कर सकती है? अच्छा, दिस इज़ अमेजिंग टॉपिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है। देखें, ये हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करके ये डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट का जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ बहुत अरसे से है, कि आया कि उनकी नालियाँ, खून की नालियाँ पाँव की सारी ठीक हैं। उसको फिर अगर खुदा न खास्ता बंद होती हैं या स्टीनोज होती हैं, उसको बड़ा अर्ली हम ओपन कर सकते हैं, जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। देखिए, उसमें जो एम्पुटेशन है, जो पाँव का काटना, बल्कि उंगली का काटना, देन पाँव का और पूरी टांग का, इसको बचाया जा सकता है। पाकिस्तान में अवेयरनेस अभी नहीं है। ये हमारे पास एस्टेब्लिश क्लिनिक्स हैं जिस पे हम ये सारा करते हैं। इसमें अर्ली डायग्नोसिस करके अगर हम इसको एंजियोप्लास्टी कर दें, इन नालियों को खोल दें, तो आप टांग का या पाँव का या उंगली के काटने से बच सकते हैं और वो बॉडी पे भी असर नहीं होता। इट मीन्स कि ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ज़रिए आपकी खून की नालियों को खोल सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टांग को बचाया जा सकता है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं, अगर हम इस वक्त बात करें पूरी दुनिया की, अगर बात करें तो 2 अरब के करीब लोग तकरीबन ओबेसिटी और प्री डायबिटिक का शिकार हैं। इसमें लोगों को गैंग्रीन भी होता है, लोगों के हाथ पाँव सुन्न भी होते हैं, मसल की पावर भी चली जाती है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में इसका जदीद तरीका इलाज क्या है? अच्छा, इस पे तो खैर एक पूरा एक बिग टॉपिक है, ये किसी टाइम हमें इस पे टाइम निकालना पड़ेगा। ये मैं ब्रीफ सा बता देता हूँ। ओबेसिटी, नो डाउट, जैसे उन्होंने स्टेटिस्टिक्स बताया कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ जो हमारा फूड है। तो इसमें भी जिद्दत आ रही है, बहुत सारी सर्जरीज़ हो रही हैं। पाकिस्तान में बड़ी सर्जरीज़ पॉपुलर हैं और बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत सारी सर्जरीज़ हो रही हैं। बट दुनिया अब शिफ्ट हो रही है मिनिमली इन्वेसिव और माइक्रो इन्वेसिव। इन सर्जरीज़ में सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशंस डेथ से लेके कोलेक्शंस और लीकेज और मैनी अदर्स, क्योंकि ओबेसिटी यंग एज से लेके मिडिल एज तक है जो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाना होता है, तो उनको मिनिमल इन्वेसिव चाहिए। इसको कहते हैं BAE, बैरिएट्रिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और क्वाइट एक्सपेंसिव। उसमें विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, कोई बेहोशी नहीं है। हम मैदे की आर्टरी को बंद कर देते हैं सर, और एक खून की नाली को सिंपल एंजियोग्राफी के ज़रिए उसको बंद कर दिया जाता है, एम्बोलाइजेशन कर दी जाती है। मैदे का फंक्शन कम हो जाता है और ओबेसिटी नेचुरल वे से, एक कुदरती तरीके से ओबेसिटी ख़त्म होती जाती है। इसको कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 वीक्स लगते हैं। तो पेशेंट का वेट लॉस होता है एक नेचुरल वे से, जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। दूसरा, इसको रिवाइज कभी भी किया जा सकता है। तो ये जदीद है जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि बैरिएट्रिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन की जाती है, और पाकिस्तान में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हुए हैं और अब बिट एक्सपेंसिव और अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अवेयरनेस चल रही है पेशेंट्स को। रिजल्ट्स आर मच बेटर देन सर्जरी। अगर आप कॉम्प्लिकेशंस को देखें, हॉस्पिटल स्टे को देखें, तो ये जो लिटरेचर ये बताता है कि रिजल्ट्स आर मच बेटर। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ओजोन थेरापी की जैसे हमने बात की थी, तो ओजोन थेरापी का स्किन ट्रीटमेंट के अंदर भी कोई रोल है? बहुत ज़्यादा। वो हम नहीं करते सर। हम इसलिए नहीं करते कि कॉस्मेटिक्स को हम टच नहीं करते और इंटरवेंशन नहीं है। सर, मगर ओजोन यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर एस्थेटिक्स, फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स। सर, उसमें देखिए, मैंने पहले जिक्र किया, ओजोन का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, सर। नंबर 1। नंबर 2, ओजोन इज़ ए नेचुरल थिंग। तो स्किन ट्रीटमेंट्स, जो डिफरेंट दाग होते हैं, डिफरेंट बीमारियां होती हैं, डिफरेंट स्टेन्स होते हैं स्किन पे, तो ओजोन इज़ अमेजिंग इन दिस। उसमें मगर हम लोग नहीं करते। ये एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स वालों को करना चाहिए, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कुछ सेंटर स्टार्ट कर चुके हुए हैं। मशीन इज़ द सेम, इक्विपमेंट जो वही है, जो हम ये हमारे पास जर्नी का इक्विपमेंट है वही ज़्यादा पॉपुलर है। उसी पे इसका रोल बहुत ज़्यादा है एस्थेटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स में। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे मैंने डायबिटिक की बात की, तो लोग ये कहते हैं कि इसका लबलबा जो है वो काम करना छोड़ गया। अब दुनिया में ये कहा जाता है कि लबलबा जो है ना, जब काम करना छोड़ जाए तो फिर आपको सारी उम्र दवाइयों पर रहना पड़ता है। तो इंटरवेंशन जो हमारी रेडियोलॉजी है, इसमें लबलबे के ऊपर भी कोई ट्रीटमेंट या एडवांसमेंट मौजूद है? बिल्कुल ऐसा है। इसमें अगेन पाकिस्तान क्योंकि थोड़ा सा पीछे रहता है अमेरिका से और यूरोपियन कंट्री से,
वहाँ तो ये इस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट, उसका डायग्नोसिस होता है कि डायबिटीज़ कौन सी है, टाइप 1 और टाइप 2। फिर इंटरवेंशन के ज़रिए हम पैंक्रियाटिक आर्टरी, जो लबलबे की आर्टरी है, उसकी खून की नाली है, उसमें हम सेल्स डालते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन के ज़रिए या स्टेम सेल्स। उसमें लबलबा की रीजनरेशन होती है और डायबिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, पेशेंट 100% नॉर्मल हो जाता है। मगर इसका प्रॉब्लम यह है कि ये ट्रीटमेंट बहुत सालों के लिए नहीं है। पेशेंट साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नॉर्मल होता है और फिर दोबारा डायबिटीज़ आ सकती है, क्योंकि 100% सेल्स रिप्लेस नहीं हो सकते, या अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि लबलबे को टोटल रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसका तरीका यही होता है कि 1.5-2 साल बाद फिर हम सेल्स डालते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता। ये एंजियोग्राफी के ज़रिए लबलबे की आर्टरी में सेल्स डाल दिए जाते हैं और फिर वो सेल्स रीजनरेट होते हैं और डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, शुगर फ्री पेशेंट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हमने सारी गुफ्तगू की, इसमें एक आम बंदा या जो नया मेडिकल से रेलिवेंट बंदे होंगे वो ये समझेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, और इसमें अगर फ़र्क वो करें तो किस तरह करें? देखिए, पहले बहुत सारी चीज़ों में जैसे पित्ते की सर्जरी होती थी, वो ओपन सर्जरी होती थी, उसको हम जनरल सर्जरी और ओपन सर्जरी या बिगर सर्जरी कहते थे। सर उसके बाद लेप्रोस्कोपिक शिफ्ट हो गया, ये भी सर्जन ही करते हैं। फिर जस्ट छोटे होल के ज़रिए, ट्यूब्स के ज़रिए, वो एंडोस्कोप के ज़रिए वो सर्जरीज कर रहे हैं। डेफिनेटली वो एक सेपरेट है। जैसे पित्ते की सर्जरी हमने नहीं करनी, वो सर्जन ने ही करनी है, वो उसको मिनिमली इन्वेसिव कहते हैं। हमारा जो है वो फील्ड है माइक्रो इन्वेसिव, मीन के इसमें तो हमने वो ट्यूब भी नहीं डालनी। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं कैंसर की और बहुत सारी और चीज़ों की, जिसका भी जिक्र हो चुका हुआ है। वो हम माइक्रो इन्वेसिव के ज़रिए, सिंपल नीडल के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। इट मीन्स के पेशेंट की जो मेजर थिंग्स हैं, लाइक बेहोशी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बच जाती हैं। कोई कट लगाना है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस। इट मीन्स के IR इज़ द मोस्ट इनोवेटिव फील्ड इन द वर्ल्ड, कि जिसमें आप माइक्रो इन्वेसिव या बगैर कॉम्प्लिकेशंस के मरीज़ की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। और ये लाइफ सेविंग भी है। देखें, ब्लीडिंग कहीं बॉडी में कहीं भी हो रही हो, खून की नाली फट गई या ट्यूमर की वजह से या किसी वजह से तो ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको स्टॉप करना, और ये लाइफ सेविंग होता है। तो हम बहुत सारे पेशेंट्स इमरजेंसी में लाइफ सेविंग करते हैं। जैसे एनरिज्म बन गया, ब्लड लीक हो रहा है, तो उसको एम्बोलाइज करते हैं। तो ये फील्ड लाइफ सेविंग भी है, जैसे कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी इज़ द लाइफ सेविंग। सर थैंक यू सो मच। बड़ी मज़े की गुफ्तगू आपके साथ हुई, और मैंने कोशिश की है कि हर सवाल को हर एंगल से आपके सामने रखा जाए, ताकि हमारे देखने वाली ऑडियंस की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। अच्छा सर, प्रोफेसर डॉक्टर फयाज़ का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? थैंक यू वेरी मच कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली डिस्कशन की, पब्लिक अवेयरनेस की। इस टॉक का एक्चुअली मकसद था, नंबर 1 इज़ के पब्लिक अवेयरनेस के जो लेटेस्ट चीज़ें पूरी दुनिया में हैं, उसमें हमारा क्या रोल है पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस कराने का, और पब्लिक को टोटल अवेयरनेस हो। और फिर हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमने सीखा उसको ट्रेनिंग दी जाए। तो एक्चुअली माय मैसेज इज़ कि देखें, इसको जो जदीद तरीका इलाज होता है उसको पाकिस्तानी लोग जो हैं कुछ मिथ बना देते हैं। वो समझते हैं कि ये उसको डिफरेंट वे से एक मिथ बनाया जाता है। ये बहुत सारी रिसर्च के बाद और बहुत सारी ट्रायल्स के बाद एक डिफरेंट जो नया सेगमेंट है उसको दुनिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर हम ट्रेनिंग लेने के बाद पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पब्लिक को इसका नॉलेज होना चाहिए, इसका कंपैरिजन होना चाहिए, और डेफिनेटली हमारी एजुकेटेड पब्लिक है माशाल्लाह, वो आजकल प्रॉपर नॉलेज लेके सारा डिस्कस कर रहे होते हैं। तो न्यू जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली उसकी वो क्यों इतनी पॉपुलर होती है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हैं और रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो इस जो आज की टॉक है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नॉलेज हो पब्लिक को, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन तो हम लोग ऑल द टाइम अवेलेबल हैं। मेरा एक हॉटलाइन भी अवेलेबल होता है, वो मेरा ख्याल डिस्प्ले हो जाएगा, और वी आर अवेलेबल थ्रू डिफरेंट चैनल्स के आपके हर किस्म के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन एंड आंसर से आपको नॉलेज आएगा
कि कौन सी चीज़ कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है और हमें किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो आपकी कोई क्यूरी हो, कोई डिस्कशन हो तो हॉटलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ज़बरदस्त मुदल्लल अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने का फार्मूला बता रहे थे। सर से अगर आप रब्ता करना चाहें तो सर कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर में भी अवेलेबल होते हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा एवर केयर हॉस्पिटल, यहाँ पे आप कांटेक्ट करके सर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो या हमसे पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी अच्छी और बुरी दोनों राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब आप कमेंट में अच्छी बुरी राय का इजहार करते हैं तो हमारी आवाज़ मज़ीद ताकतवर होती है और ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ या इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने नेर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, कॉलीग्स हैं, जितनी भी आपकी साइट्स हैं, वहाँ पे इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।